हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा अर्थशास्त्र का 15 जून को। इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो आपके मंथली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, या समष्टि अर्थशास्त्र में, या आय विश्लेषण में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का जो एक का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का पूछा गया है कि किसी वस्तु के अंदर छुपा वह गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम लोग उपभोग कहते हैं, या उत्पादन कहते हैं, या उपयोगिता कहते हैं, या गुण कहते हैं। तो दो का राइट उत्तर आप लोग का जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको हम लोग उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। जब कुल उपयोगिता जो अधिकतम यानी कि ज़्यादा होता है तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाता है? तो ये शून्य हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो जीरो हो जाता है। ठीक, वो शून्य हो जाता है। अब बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का पूछा गया है कि निम्न में से किसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है? मतलब किसको हम लोग गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं? तो गोसेन का जो प्रथम नियम जो होता है, नियम जो होता है वो क्या होता है? तो 4 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। जो गोसेन का जो प्रथम नियम जो होता है, याद रखना है, प्रथम नियम वो होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का पूछा गया है कि सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो किसमें ज्ञात किया जा सकता है सीमांत उपयोगिता को? तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो 5 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू आप लोग याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का पूछा गया है कि उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? तो उपयोगिता का जो मुख्य विशेषताएं जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन सी है? तो आप लोगों का जो 6 का जो राइट उत्तर होगा वो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा, ये भी सही है आप लोग का। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, ये भी आप लोग का सही है। और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का छठा 6 का जो डी नंबर में दिया गया उपयुक्त सभी, तो 6 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यानी जो उपयोगिता का जो क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मतलब किसने इसको जनक इसको क्या था? ठीक, तो आप लोग का 7 का जो राइट उत्तर होगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हिक्स एवं एलन, उसका क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों? हिक्स एवं एलन, जो इसका क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, उपयोगिता का। अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का पूछा गया है कि किसी एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की योग को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्रिय दोस्तों? किसी एक वस्तु है, ठीक, तो उसमें जो सभी जो इकाई है से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की योग को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 7 8 का डी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आप लोग देख लीजिए कि सभी वस्तु का बारे में इसमें बोल रहा है ना कि सभी इकाई से प्राप्त, तो सभी का मतलब कुल हो जाएगा, तो कुल उपयोगिता इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 9 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, और वो एक क्वेश्चन बताए हैं आगे, तो उसको आप लोग सुन याद कर लेना है। ठीक है, जब जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है तो क्या बताए थे? इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऋणात्मक। बढ़ते 10 क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि अधिमान वक्र होता है, जो अधिमान जो वक्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या कैसे होता है? तो 10 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, यानी कि मूल बिंदु की ओर उन्नतर होता है। जो अधिमान जो वक्र जो होता है ना वो मूल बिंदु की कैसा होता है? तो उन्नतर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों का जो पूछा गया है
कि अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतर होती है। क्योंकि क्यों होती है? क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, ठीक, इसलिए ही ये उन्नतर होती है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, अधिमान वक्र की मूल बिंदु। अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का पूछा गया है कि अधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि कैसा होना चाहिए। तो 12 का राइट उत्तर आप लोग का जो होगा वो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, ठीक, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर पर दर स्थिति होगी, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। जब बजट रेखा की ढाल कैसी होती है? देखो ये बजट रेखा की जो ढाल होती है वो कैसी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 13 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? तो ऋणात्मक। और आप लोगों को ये मत सोचना है कि ये सिर्फ मंथली टेस्ट का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये आप लोगों का फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और आप लोग का अच्छा अंक आएगा, इसलिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहे, ठीक है, ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों का सिलेबस भी करवाता रहूँगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाता रहूँगा, चाहे वो मंथली टेस्ट है चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम है, सबका तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। तो ये सबके लिए है, आप लोग ध्यान देना है। और बजट रेखा की ढाल कैसी होती? क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था 2025 जो एग्ज़ाम था ना उसमें पूछा गया था, और 26 में भी। तो 13 का राइट उत्तर आप लोग का बता चुका हूँ, ऋणात्मक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के। बजट रेखा की ढाल होती है। तो बजट रेखा की जो ढाल जो होती है ना मेरे प्यार दोस्तों, वो कैसी होती है? तो आप लोग का जो इसका जो राइट उत्तर जो होगा मेरे प्यार दोस्तों 14 का, तो 14 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, यानी कि -px/py हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों का पूछा गया है कि बजट रेखा का समीकरण होता है, मतलब समीकरण कैसा होता है इसका बजट रेखा का। तो आप लोग का जो राइट उत्तर होगा 15 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखो याद करें ना, ये सब फॉर्मूला है, ठीक है, समीकरण क्या होता है, जो बजट रेखा की ढाल क्या होती है, ये सब जो है वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक, ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा तरीके से जाएगा, ठीक। तो 15 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम बराबर P1 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक्स, ओ सॉरी दोस्तों, ये एक्स नहीं, ये गुना है, ठीक है, इनटू है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। सॉरी मैं आप लोगों को एक्स बता दिया इसके लिए। बजट रेखा अपनी बाई और विवर्तित होगी जब क्या होगा? तो 16 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग का? तो आप लोग का जो राइट उत्तर जो होगा 16 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उपयोगिता की आय में कमी होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कि अधिमान वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां क्या होगा? तो 17 का राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाए? तो सी, यानी कि ये ए तथा बी दोनों सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कि एक उपभोक्ता के पास दो वस्तु आम तथा केला के दो संयोग है, ए 5 आम 2 केला, ठीक है, तथा बी 5 आम 3 केला है, तो उपभोक्ता दोनों संयोग के बीच तटस्थ होगा यह कथन है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 18 का बी गलत है, ठीक है मेरे प्यारो। तो क्या है? तो रॉन्ग है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आप लोग क्या हो जाएगा? तो मांग को जो कौन प्रभावित कर सकते हैं मेरे प्यारो? तो इसका जो राइट उत्तर होगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कीमत से प्रभावित होता है मांग। किसी भी चीज़ में हम लोग मांग घटता है कब, बढ़ता है कब, आप लोगों को पता ही होगा। आय में परिवर्तन और उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता को यदि उसको इंटरेस्ट नहीं तो क्यों उसको मांग को खरीदेगा, ठीक। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र डी बराबर 10 माइनस 5p है तो वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगी? तो 20 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ओके, डी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर के। ये कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? तो देखो जो कॉफ़ी है तो उसमें बहुत ज़्यादा दाम हो जाएगा, ठीक, तो उसको लोग नहीं पिएगा ना मेरे प्यार दोस्तों। लेकिन जो उस समय क्या पिएगा? तो उस समय चाय की मांग क्या होगी? तो वो बढ़ती है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग राइट उत्तर हो जाएगा। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है कहलाता है। मतलब जो कलम है तो कलम के स्थान पर हम लोग पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
चाय के स्थान पर हम लोग कॉफ़ी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब को क्या चीज़ बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो 22 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग आस्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, ठीक। और पूरक वस्तु किसको कहते हैं, जो एक बदले के मतलब पूरक वस्तु, यानी कि स्याही के बिना कलम नहीं चलेगा, ठीक, और पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगा, तो उसी प्रकार ही इसको हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 के स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है, तो देखो चाय तथा कॉफ़ी, हम लोग चाय तथा कॉफ़ी भी है, ठीक है मेरे प्यारे। तो 23 का जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाय तथा कॉफ़ी, ठीक। क्योंकि हम लोग चाय नहीं पियेंगे तो हम लोग कॉफ़ी पी सकते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर की ओर। तो 24 नंबर की ओर देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर में। पूरक वस्तु का उदाहरण है, तो पूरक वस्तु जो होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, चाय तथा चीनी होता है, या जूते तथा जुराब होता है, या कलम तथा स्याही, या उपयुक्त सभी। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों 24 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। यानी कि देखो जब तक हम लोग चीनी नहीं लगाएंगे, चाय चीनी नहीं लगाएंगे तो वो चाय कैसे बनेगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जूते में जब जुराब नहीं लगाएंगे तो जूता पहन बढ़िया लगेगा। जुराब मतलब मोजा होता है, ठीक है, जो आप लोग पहनते होंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कलम तथा स्याही, और यदि कलम स्याही नहीं रहेगा तो वो चलेगा नहीं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 की मांग में संकुचन होगा जब क्या होगा, तो 25 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। क्वेश्चन नंबर 26 की मांग की कीमत लोच का अर्थ है, तो क्या होता है, तो मांग की कीमत लोच का अर्थ जो होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग हो जाएगा, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 27 की मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, जो मांग का जो लोच जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ध्यान देना है और याद कर लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, वो 3 होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 28 कि यदि मांग वक्र कीमत एक्स वाई एक्स के समांतर है तो मांग की लोच होगी, तो 28 का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में 12% की कमी होती है, तो मांग की लोच का मान क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों 29 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोग का पूछा गया है कि एक वस्तु की मांग फलन डी बराबर 1/p है, तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच होगी। तो 30 का जो राइट उत्तर होगा 30 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का इकाई के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर कि आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है, तो जरूरी वस्तु की मांग की लोच क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर की कि रेखा चित्र में मांग की लोच है, तो देखो आप लोग इस चित्र को देखेंगे तो रेखा चित्र में मांग की लोच क्या हो रहा है, तो 32 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी आप लोग का हो जाएगा, इकाई लोचदार। आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए, ठीक है, और एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों का अच्छा एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए किस प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मंथली टेस्ट और फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों को साथ बता दो कि यहाँ पर अच्छा तैयारी किया जाता है, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।